नहीं होता। मतलब कोई सा भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में नहीं सेट हो रहा, मतलब वो नंबर क्या है, हमारा इर्रेशनल है। अगर मैं बताऊं तो पाई की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 3.14 ये लिखते हैं, या हम लिखते हैं 22/7, क्या हो जाएगा, √2 इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है, हैंस प्रूव्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज टैलेंट। मैं फिर आ गई हूँ, लता रावत, आपकी मैथ्स फैकल्टी। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा, रियल नंबर, जिसमें हमने क्या देखा था, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने 2 टॉपिक कवर किए थे जो मेन भी थे। एक तो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। ऐसे ही हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने यहाँ सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, ठीक है, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में जो मेन, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा जो है वो इसी टॉपिक से है। अब इस टॉपिक में है क्या, टू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। मतलब यहां पर कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक में है क्या, हम पढ़ने वाले हैं रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बारे में। ओके, चलिए, यहां पर है रिविजिटिंग इररेशनल नंबर्स। यहाँ पर इररेशनल नंबर जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसको ही हम एक बार इसमें रिकॉल कर रहे हैं। अ नंबर एस इज कॉल्ड रैशनल। इररेशनल क्या बोला गया है, कोई भी एक नंबर इररेशनल कहलाएगा इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे कि हमने हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी नंबर क्या होगा, इररेशनल होगा, तो उसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड P and Q आर द इंटीजर्स। PQ क्या है, इंटीजर्स है, और Q क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होता। मतलब कोई सा भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में नहीं सेट हो रहा, मतलब वो नंबर क्या है, हमारा इररेशनल है। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से समझना। अभी आपको पता तो है कि भैया इररेशनल नंबर्स हैं, एग्जाम्पल में क्या चीज नहीं है, लेकिन इसी एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, आप मोस्टली एग्जाम्पल देखो किस में दिए गए हैं, रूट में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, रूट में। √2, √3, √5, √15। सो ये सारे क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इसको हम क्या नहीं कर सकते, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी एंड नहीं होगा, डेसिमल प्लेसेस चलती जाएंगी। एंड नॉन रिकरिंग दैट मींस कि वहां पर कोई भी एक पैटर्न नहीं बनेगा, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ पाई से तो आप सभी बिल्कुल पता होगा, आपको सर्कल चैप्टर हो जाता है, सब में पाई बहुत जगह यूज में लिया जाता है। तो ये पाई भी एक क्या है, इररेशनल नंबर है। हम पाई की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो पाई की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 3.14 ये लिखते हैं, या हम लिखते हैं 22/7। ऐसा ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 22/7 या 3.14। बट ये होती है अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ द पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू इतनी नहीं होती, ये कंटिन्यू चलती है, लेकिन हम इसको सिर्फ अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 3.14 नहीं होती, इससे आगे कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर वही सेम चीज, यहाँ पर आप देखो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, जब मैं डेसिमल यहाँ पर लगा रही हूँ, ये डेसिमल नंबर है, ये आगे कंटिन्यू चल रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये एंड ही नहीं हो रहा। साथ ही साथ नॉन रिकरिंग भी है। देखो कोई भी नंबर रिपीट कंटिन्यू एक ही पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, या 4 times 0 है, तो कोई भी नंबर पर्टिकुलर रिपीट, मतलब पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 1 ऐसे ही चलता रहता तो ये हो जाता रिकरिंग, लेकिन ये क्या है, नॉन रिकरिंग। तो ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्या है, इररेशनल। अब बात करते हैं रूट की। अगर मैं चाहूं √16 भी तो लिख सकती हूँ। क्या सारे ही नंबर, सारे रूट के जो नंबर होते हैं वो इररेशनल होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर अंदर स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, तो इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 लिख सकती हूँ ना। क्या लिखा जा सकता है,
4 लिखा जा सकता है। तो यहां पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, रैशनल सॉरी, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे रैशनल नंबर। अब इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है ऐसा, यहां पर आने वाली है आपकी थ्योरम, ठीक है। अब ये थ्योरम्स जो आपको मैं बताऊंगी, इसके बाद एक और थ्योरम है, बस ये 2 थ्योरम्स हैं जिसको आप अगर समझ गए, मतलब पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है। एक आगे हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट समझो। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा थ्योरम जो ये है, ये क्या उनसे 1.2 थ्योरम, इस थ्योरम को भी आपको समझना है। अब ये क्यों समझना है, वही सेम चीज आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर इसका हम क्या रखेंगे, रेफरेंस रखेंगे, मतलब इसके थ्रू हम कुछ भी चीजें प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये थ्योरम कहती क्या है समझे पहले, ठीक है। क्या बोल रही है ये, लेट P बी अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है, ओके। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, और वही P क्या करती है, A स्क्वायर को डिवाइड भी करती है। P एक प्राइम नंबर है, जैसे कि 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, और वो P किसको डिवाइड करती है, A स्क्वायर को डिवाइड करती है। यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक तो फर्स्ट दिया हुआ है कि P क्या है, एक प्राइम नंबर है, ओके। P क्या है यहाँ पर, प्राइम नंबर है, और दूसरा P जो है वो A स्क्वायर को क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। तो क्या बोला गया, अगर ऐसा पॉसिबल है, P प्राइम नंबर है, P A स्क्वायर को डिवाइड करती है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो P A को भी डिवाइड करेगी। क्या बोला गया, अगर P किसी भी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करती है तो वो उसको क्या करेगी, उस नंबर को भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी। मतलब P A स्क्वायर को अगर डिवाइड करती है तो वो A को भी डिवाइड करेगी। और वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और A क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें प्रूव करना है। ये थ्योरम इसी का प्रूव है कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर को, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर P 4 को डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, 2 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यही P क्या करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है बिल्कुल। अब हमें करना है इसको क्या, प्रूव करें, स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें पता है here let the prime फैक्टराइजेशन, इसका हम एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें, क्योंकि यहाँ डिवाइड की बात आ रही है तो डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A, किसका, A का। A का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, ठीक है, कि अगर मैं इसका A का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालती हूं, और वो क्या निकलता है मेरा, P1 P2 P3 और कहां तक, Pn तक। ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या किया, A का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक कंपोजिट नंबर, जो क्या है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, तो मेरे पास P1 P2 P3 और कहां तक, Pn तक आ गया, ठीक है। जहां पर वेयर P1 P2 और कहां तक, Pn आर प्राइम नंबर्स, और ये क्या है, सारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या निकाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो A के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यही तो है, तो ये सारे ही क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अब ऐसा नहीं कि ये सेम हो या अलग हो, सेम भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं 12 लिखती हूं तो 12 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। देखो, कुछ सेम भी हो सकते हैं और कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये केस यहाँ पे समझना कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। A का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया और हमने मान लिया कि भाई क्या है, P1 P2 P3 ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं और ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। क्लियर है। लेकिन अगर मैं A को क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, अगर मैं A का स्क्वायर करती हूं तो क्या होना चाहिए, यही होगा, P1 P2 P3 कहां तक, Pn तक, और वापस से P1 P2 कंटिन्यू कहां तक, Pn तक, जिसको मैं क्या लिख सकती हूं, देखो यहां पर दोबारा, A का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ये है तो A स्क्वायर का क्या होगा, A इंटू A तो A स्क्वायर होता है, क्या होता है, A इंटू A क्या होता है, A स्क्वायर होता है,
यही होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, a तो मैंने निकाल दिया भाई, एज्यूम कर लिया कि ये है, तो a स्क्वायर का क्या होगा, डबल बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये p1 है, यहाँ भी p1 है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं क्या यहाँ पे p1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यहाँ पर p2 का स्क्वायर, यहाँ p3 का स्क्वायर, और ऐसे ही आगे जाकर pn का स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या ऐसे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मान के चलते हैं कि मैं 4 ले रही हूँ, 4 का क्या निकलते हैं, 4 भी मत लो, 6 ले लेते हैं, 6 लेते हैं। अगर मैं 6 का अगर निकालती हूँ तो क्या निकलेगा, 2 into 3 यही निकलेगा। और अगर मैं 6 का स्क्वायर ले लूँ तो वो भी क्या निकलेगा, 2 into 3, एक 6 का और 2 into 3, तभी तो 36 होगा। देख लेना, यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, ऐसे ही है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बस सेम मैंने यही किया है यहाँ पर। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया, थ्योरम को समझो, ठीक है। फिर इसके बाद कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि भाई क्यों ये चीजें हम प्रूव कर रहे हैं। ओके, सो लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब यहां से अब दूसरी बात आ जाती है, दूसरा क्या दिया गया है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला गया है, नाउ वी गिवन दैट, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है क्या, p डिवाइड्स a स्क्वायर, क्या गिवन है, p a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। दैट मीन्स इससे क्या निकलता है कंक्लूजन, p is one of the prime factor of a स्क्वायर। क्या ये निकलता है, ध्यान देना मैंने जो लाइन लिखी है, हमें ये गिवन है कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो वो उसका क्या होना चाहिए, उसके जो प्राइम फैक्टर्स है जो कि क्या है, ये है, इनमें से ही क्या होना चाहिए, p भी एक फैक्टर होना चाहिए। सही है या नहीं है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके प्राइम फैक्टर में से ही कोई एक नंबर होगा। जैसे कि 6 को 2 डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 3 जा 6, और 6 का जब मैं अगर प्राइम फैक्टर निकालूंगी तो वहां 2 भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल लाइन आपको क्लियर होगी। अब अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां पर लिख सकती हूं, क्या मैं यहां पर लिख सकती हूं, p is one of the p1 p2 p3 to pn, क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर ये इसका प्राइम फैक्टर है और हमने देखा a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है, p1 p2 p3 तो pn स्क्वायर, ये आ रहे हैं, तो इसी में से p भी क्या होगा, अगर वो उसका प्राइम फैक्टर है तो वो p भी इन्हीं में से होगा। p is one of the दिस नंबर, मतलब p1 p2 p3 इनमें से कोई एक तो क्या होगा, p होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, लेकिन हमको पता है, बट नाउ वी ऑल्सो नो दैट we also know that the prime factors of a जो हमने पहले निकाला था, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a, वो भी क्या है, p1 p2 p3 तो क्या है, n है। क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a क्या है, p1 p2 कहां तक, pn तक, ये भी हमें पता है। ध्यान देना, यहां तक समझ में आया कि अगर वो इसका प्राइम फैक्टर है तो वो इनमें से ही कोई एक होगा, p भी, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो अगर मैं प्राइम फैक्टर्स a की बात करूं तो वो भी क्या है, p1 p2 pn है, और यहां पर ये p भी क्या है, इन्हीं में से एक नंबर है, और a भी, a के प्राइम फैक्टर्स भी क्या है, वही हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूं, p is one of them, कि p भी क्या होगा, इसमें से ही कोई एक होगा। वो तो ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, क्लियर है ना, कि वो भी इसमें से, इसी में से होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं, क्या लिख सकती हूं मैं आगे, मैं यहां लिख सकती हूं, सो p also the prime factor of a, क्या ये लिखा जा सकता है, अगर a के प्राइम फैक्टर्स भी ये हैं
और p भी उन्हीं में से कोई एक है, तो a का प्राइम फैक्टर भी क्या हो सकता है, p हो सकता है। और अगर p अगर a का प्राइम फैक्टर है तो p a को भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, हमने गिवन चीजें ली, ठीक है, जो गिवन पार्ट है उसे लिखा और उसको कंक्लूड करते हुए, सॉल्व करते हुए हम कहां पर पहुंच गए, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यहां से भी, अब देखो उसका फैक्टर है तो p a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो यहां पर एट द एंड जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन क्या है, यहां पर लास्ट में क्या कंक्लूजन हो जाएगा इधर, सो p also divides a, hence proved। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया। इसको एक बार दोबारा हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, सिंपल सा बोला है कि p एक प्राइम नंबर है और बोला है अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया कि भाई चलो ठीक है, a अगर मैं a का प्राइम फैक्टर निकालती हूँ, ठीक है, a के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालू, मान के चल रही हूँ कि क्या है वो p1 p2 p3 कहाँ तक है, pn तक है, ठीक है। ऐसा ही है जहां पे p1 p2 सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ये सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अगर a के ये प्राइम फैक्टर्स है तो a स्क्वायर की क्या हो जाएंगे, उनके डबल, a का डबल a का स्क्वायर, ऐसे इनका भी स्क्वायर हो गया, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे गिवन है कि p क्या है, a स्क्वायर का, a स्क्वायर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है, डिवाइड कर सकता है। तो देखो मैंने लिख दिया भाई, नाउ वी गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, मतलब वो a स्क्वायर का क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। दैट मींस p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो p है वो क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का। क्लियर है, और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या है, ये है। इसका मतलब क्या हुआ, जो p होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा। ध्यान देना, p1 p2 p3 pn, ये तो पावर 2 है, डबल हो रहे हैं, लेकिन वो होगा तो इन्हीं में से एक, क्योंकि वो क्या है, a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स ये रहे, तो मतलब p भी क्या होगा, इनमें से ही एक होगा। बट हमने थोड़ा सा रिकॉल किया, भाई ऊपर हमने देखा भाई a के भी प्राइम फैक्टर्स क्या है, यही है। हमने देखा कि वी ऑल्सो नो दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a ऑल्सो, ये भी है, ये सब भी क्या है, a के भी प्राइम फैक्टर्स है और p इन्हीं में से है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, a के प्राइम फैक्टर्स यही है और p भी इन्हीं में से है, तो a का प्राइम फैक्टर p भी होगा, मतलब p ऑल्सो द प्राइम फैक्टर ऑफ a। क्लियर है, तो वो a का भी क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। और अगर प्राइम फैक्टर है इसका मतलब है कि वो जो p है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल। ये थ्योरम क्या बताती है, अगर कोई नंबर a स्क्वायर मतलब किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही सेम प्राइम नंबर किसको करेगा, उस नंबर को भी करेगा, मतलब जिसका स्क्वायर को करता है उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है। अब ये थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, अब ये क्यों काम में आ रही है। अभी हमने यहाँ देखा थ्योरम, देखो थ्योरम्स होते हैं या फिर कोई भी हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है या थ्योरी पार्ट होता है, तो वो थ्योरी पार्ट से समझने के लिए होता है। जैसे अभी हमने इसको समझ लिया, लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पर हम सिर्फ इस थ्योरम का रेफरेंस लेंगे, भाई इस थ्योरम में हमने ऐसा प्रूफ किया था, और लिख देंगे वहां पे हमें ये पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे बोल देंगे भैया हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है, वहां पे हमने प्रूफ किया हुआ है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये समझ में आया कि थ्योरम क्या है, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे आप बताओ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या है, थ्योरम 1.3, नेक्स्ट थ्योरम। लेकिन ये थ्योरम नहीं, एक तरह से क्वेश्चन ही है। क्या बोलना है हमें, √2 को इररेशनल प्रूफ करना है। थ्योरम क्या बोल रही है ये, थ्योरम 1.3 की √2 इज इररेशनल, √2 नंबर इररेशनल है, ऐसा हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब मुझे आप बता दो भाई कैसे प्रूव करोगे √2 को, क्या इसको आप लिख दोगे भाई p/q के फॉर्म में नहीं आ रहा है इसलिए ये नहीं है, ऐसा नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना। ऐसा इतना शॉर्टकट होता तो फिर क्या ही बात थी, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब जिससे पहले हमने थ्योरम पढ़ी वही यहाँ पर हमारे काम आने वाला है, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट, ओके। सो यहाँ पर है √2 इज इररेशनल, तो हम क्या ले लेंगे, लेट एज्यूम। अब जब भी देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो यही होंगे कि √2 को इररेशनल प्रूफ करो, √3 को करो, √5 को करो,
3√2 को करो या 5 - 6√2 को करो, मतलब रूट वालों को जो भी हैं, जो भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, उन्हें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना होगा। आएगा ही आएगा, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से क्वेश्चन ये आपका बनता ही है। ओके, सो इस चीज को आपको बहुत ही, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्या करना है। मैं आपको एक स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। स्टेप वाइज चलोगे, जैसा मैं बताते जा रही हूँ वैसा करते चलोगे, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज ध्यान रखो कि क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ओके, चलिए अब सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपके पास कि √2 को इर्रेशनल प्रूफ करो या √3 को इर्रेशनल प्रूफ करो या किसी भी इर्रेशनल को इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना है, उसका उल्टा एज्यूम करना है। क्या करना है, उल्टा एज्यूम करना है। मान के चलते हैं हम यहाँ पे, लेट एज्यूम द कॉन्ट्रेरी क्या है, √2 इज रैशनल। ध्यान देना, अब मैं क्यों लिख रही हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहला स्टेप यही है कि उल्टा मान लो, जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लो कि भाई हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन मैं बोलती चलो ठीक है रैशनल है, तुम्हारी सुनी मैंने, क्या है, हार मान लो स्टार्टिंग में कि ठीक है रैशनल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें उल्टा मान लेना है, एज्यूम कर दिया। सो यहां से मैं क्या लिख सकती हूं, मैं √2 को, देयर आर, क्या ले लिया हम, R and S where S is not equal to 0 are integers. So there are R and S are integers. ये ले लें, क्योंकि रैशनल नंबर कोई होता है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 को मैं R/S लिख सकती हूं। ध्यान देना, अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या मैं इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और वो P/Q मैंने क्या मान लिया, R और S मान लिया, जिसमें S इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब रैशनल नंबर्स की जो कंडीशंस हैं वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहां पे Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स R/S की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, जहां S इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है बिल्कुल, क्या किया हमने, रैशनल माना और रैशनल नंबर के हमने यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई कर दी। ओके, करें, ठीक है, समझ में आया। चलो मान के चलते हैं, हियर नाउ इफ देयर आर एनी कॉमन फैक्टर, any common factor in R and S, मान के चलते भाई जो हमने R S लिया इनमें भी कुछ कॉमन फैक्टर निकल गया, R and S अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा, ठीक है। R S जो मैंने नंबर लिया, क्योंकि R S कुछ भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, तो इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, 6 12 भी हो सकता है, तो इसमें क्या कॉमन हो गया, 6 2 3 जो भी है वो सब कॉमन हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो मान के चलते कि भैया इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो वी डिवाइड R by S by their कॉमन फैक्टर। हम क्या कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब इतना रिड्यूस कि अभी आगे जाके डिविजिबल ही ना हो। सो नाउ √2 इक्वल्स टू A/B। मान के चल रही हूं अब मैं कि मैंने जैसे इसको रिड्यूस किया, कॉमन फैक्टर्स हटा दिए, देन उसके बाद ये क्या कन्वर्ट हो गए, A/B। और A/B यहां पर क्या होंगे, A and B आर को प्राइम नंबर्स। क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। मतलब इतना रिड्यूस कर दिया कि अब इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मैंने छोड़ा ही नहीं, मैंने सारा डिवाइड कर दिया, जितना डिवाइड हो सकता है। मतलब मान के चलते कुछ तो कॉमन आ ही जाएगा, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको उसी के कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया और मेरे पास आ गया A/B। रिड्यूस होकर सिंपल फॉर्म में क्या आ गया, A/B। और अब ये A/B क्या है, को प्राइम है, मतलब इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है।
समझ में आया? नाउ बाय स्क्वायरिंग एंड रीअरेंजिंग, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे और रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे? b√2 इक्वल्स टू a, और दोनों ही तरफ में क्या कर देती हूँ? स्क्वायर कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? दोनों तरफ में स्क्वायर कर देती हूँ। क्लियर है? स्क्वायर कर दिया तो मैं यहाँ पे अब क्या लिख सकती हूँ? इसको क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? 2b² इक्वल्स टू a²। क्या मेरे पास ये आ जाएगा? क्या ये आ सकता है? मैंने b को उधर शिफ्ट कर दिया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास आ गया 2b² इक्वल्स टू a²। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब यहां से इस इक्वेशन को देखकर आपको क्या लगता है? सोचो क्या लगता है? a² को मैं 2b² लिख सकती हूँ, मतलब ये जो 2b² है ये a² के क्या है? इक्वल है। और ये 2b² को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, b से मल्टीप्लाई हो रहा है b² से, और इधर लेकर आऊं तो वो a² को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर ये 2 इधर लेकर आ जाऊं तो a² को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या देगा? b² देगा। ऐसा ही तो होगा। अगर इस 2 को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या करेगा? a² के नीचे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? b²। मतलब क्या हो गया? 2 a² को डिवाइड कर सकता है। समझ में आया ना? क्या हो सकता है कि 2 a² को डिवाइड कर सकता है। मतलब मेरा कंक्लूजन क्या निकला कि इस इक्वेशन से मैं ये कह सकती हूं, फ्रॉम दिस वी कैन से 2 डिवाइड्स a²। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो 2 है वो a² को क्या करता है? डिवाइड करता है। एंड अब इसके आगे क्या करता है? a² को ये डिवाइड करता है। अब इसके आगे क्या बोल सकती हूँ? अभी हमने थ्योरम पढ़ी, अब वो थ्योरम हमारे काम आएगी। हमने उसमें फिजूल में नहीं पढ़ी है, काम आएगी। हमने क्या पढ़ा था कि कोई प्राइम नंबर अगर a² को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। यही थी हमारी थ्योरम। क्या था कि कोई भी प्राइम अगर नंबर है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 2, कि अगर ये a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो मैं यहां से क्या लिख सकती हूं? मैं यहां से लिखती हूं सो फ्रॉम थ्योरम 1.2 में क्या कहा गया था? उसके रेफरेंस में मैं ये लिख सकती हूं कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। क्लियर है? बिल्कुल। अगर वो a² को डिवाइड कर सकता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा फ्रॉम द थ्योरम 1.2। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। समझ में आया यहां तक? चलो अब यहां तक, अभी तक हमारा √2 इरेशनल प्रूफ नहीं हुआ है। अभी तक हम क्या चल रहे हैं? वही सेम चीजें हमारी यहाँ पर चलती जा रही हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई कि थ्योरम 1.2 से हमने बोल दिया भाई वो a को भी क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, अब यहाँ पर हमने इस जो इक्वेशन है ना, इसको अब आप ध्यान देना। a2 जो है वो a² को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। अब इस पार्ट को भी आप मेंशन कर लो। अगर 2 a को डिवाइड करता है मतलब a का एक फैक्टर 2 भी है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं यहां पर? नाउ वी कैन 2 डिवाइड्स a²। अगर 2 a को अगर डिवाइड कर रहा है सो वी कैन राइट, यहां से मैं लिख सकती हूं a इक्वल्स टू 2c वेयर c इज एन इंटीजर। ठीक है, c क्या हो जाएगा हमारा? इंटीजर हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर हम मान के चलते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। अभी हमने देखा कि a जो है वो जो 2 है वो a को डिवाइड करता है तो a को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? a इक्वल्स टू 2c। ठीक है, और हम अभी हमने क्या किया था? इक्वेशन थी हमारी, क्या इक्वेशन थी यहाँ पर? b² इक्वल्स टू 2b² इक्वल्स टू a²। यही थी इक्वेशन जब हमने यहाँ पर प्रूफ किया था, जब शिफ्ट किया था, यही था इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ ए, यहां से ए की वैल्यू मैं यहां पुट कर रही हूं। ओके, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b² इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है 2c², एक ए स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो ए की वैल्यू 2c है, 2c की पावर 2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2b² इक्वल्स टू 4c² और साथ ही b² इक्वल्स टू 2c²। समझ में आ गया यहाँ पर। अब मेरे पास यहाँ पर ये मिल चुका है। वापस हमें अब ध्यान देना है, वापस सेम चीज रिपीट हो रही है। पहले ए के साथ रिपीट हो रही थी, अब बी के साथ रिपीट हो रही है। इस इक्वेशन को देख के मुझे आप बताओ कि क्या आप यहाँ पर सोच रहे हो, क्या दिमाग में चीजें आ रही है। यहाँ पर जब b² को मैं अगर फैक्टराइज करूंगी मान लो, तो वो किस फॉर्म में आएगा 2 और c² के फॉर्म में आएगा, यही आएगा। इसका मतलब क्या होगा 2 b को क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है, सेम जैसे a के साथ था, यहां पर 2a² को डिवाइड कर सकता है। इस इक्वेशन से हमने यही कंक्लूजन निकाला था। सिमिलरली यहां अब 2 आ चुका है, तो ये 2 b को भी तो डिवाइड कर सकता है, b² को। सो यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां से क्या लिखा जा सकता है 2 also divides a², कि वो क्या कर रहा है a² को डिवाइड करता है, एंड 2 can also divide b², b। वापस से कौन सी थ्योरम, फ्रॉम 1.2 थ्योरम से हमने रेफरेंस ले लिया। वापस सेम वही चीज चल रही है जो a² के साथ चल रही थी, अब किसके साथ चल रही है b² के साथ। यहां से हम बोल सकते हैं कि जो 2 है वो b² को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर b² को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। लेकिन अभी हमने यहां पर देखा था कि वो 2 a को भी तो डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। Here 2 divides both a and b, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, which contradict, ठीक है ना। यहां से अब क्या होता है, which contradict the fact, हमने जो स्टार्टिंग में माना था fact that A and B are co-prime। हमने क्या माना था कि A और B तो क्या है को-प्राइम नंबर है, रिड्यूस कर दिया था हमने शुरू में ही कि A और B में कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। और यहां पर अभी देखा हमने 2 A और B दोनों को डिवाइड करता है। सो यहां से एक और लाइन यहां पर हम ऐड कर देते हैं। यहां पर 2 इज कॉमन फैक्टर of A and B। यहां से ये तो कंक्लूजन निकलता है, अगर 2 A B को डिवाइड करता है तो उनका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। और यही क्या कर देता है उल्टा कर देता है कि भैया हमने तो A और B को क्या माना था को प्राइम, मतलब इनमें कोई फैक्टर ही नहीं होगा, लेकिन मिल गया ना एक फैक्टर 2, दोनों में कॉमन है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, contradict arises due to root 2 is rational। जो हमने assume किया था arises due to assuming the root 2 is a rational number। कहां से arise हुआ ये, due to assuming, arises on assuming root 2 is rational। यहां से क्या प्रूव हो जाता है भाई, ये तो इस वजह से अराइज हुआ क्योंकि हमने रूट 2 को क्या माना था रैशनल माना था। तो यहां पर अब जो हमने एज्यूम किया था भाई कि वो रैशनल है, वो यहां आके पता चल रहा है भाई नहीं हो ही नहीं पा रहा। अगर रैशनल माना है तो यहाँ पे ये दिक्कत आ गई भाई, हमने तो बोला था नहीं है सारे को प्राइम है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन आ चुका है। मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कहाँ से क्रिएट हुई कि रूट 2 को हमने क्या माना था रैशनल नंबर माना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। क्या हो जाएगा रूट 2 इरैशनल
नंबर होगा। क्लियर है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया था, हमने तो क्या कर लिया था, स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहला हमने क्या किया कि रूट 2 को रैशनल मान लिया, रैशनल मान लिया तो उसको हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, भाई रैशनल नंबर है तो r अपॉन s लिख दिया। लेकिन r s में भी कुछ कॉमन आ सकता था फैक्टर, इसलिए हमने और रिड्यूस किया और उसे a अपॉन b रख दिया। a अपॉन b रखा और a और b दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम, मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। ऐसा ही किया था। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, अरेंज किया, स्क्वायरिंग की, तो पता चला कि भाई 2 एक ऐसा नंबर है जो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम हमने 1.2 से रेफरेंस लिया, अगर a स्क्वायर को कर रहा है तो a को भी करेगा, और अगर a को करेगा तो हम उसको a इक्वल्स टू 2c लिख सकते हैं, और 2c लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे उसका स्क्वायर वापस से उसी वैल्यू पर पुट किया तो यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन मिल गई। और इससे क्या प्रूव होता है कि 2 b स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, b स्क्वायर को करता है तो b को भी करेगा, सेम 1.2 थ्योरम से। ओके, सो जो 2 है वो a को भी कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन हमने एज्यूम किया था कि a और b तो क्या थे, को प्राइम थे, तो वो गलत हो गया ना, मतलब हमने हमारे ही पाँव में क्या कर दी, कुल्हाड़ी मार दी। सो यहाँ पर लास्ट में हम बोल देंगे जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, गलत था कि कि रूट 2 क्या है, इररेशनल है। सो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि सॉरी, जो हमारा एजम्पशन था रूट 2 रैशनल, वो हमारा गलत था। तो अब यहाँ पे रूट 2 क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। क्लियर है। सारे क्वेश्चंस जो आपके रूट 2 से ऐसे रिलेटेड होंगे वो सब आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, ये अभी हमने एक ही एग्जाम्पल देखा है, एक ही थ्योरम, ये तो थ्योरम 1.3 है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट 3 या और भी ऐसे आपके पास नंबर्स आएंगे। जरूरी नहीं है कि सिंगल नंबर्स हो, वन टर्म हो, टू टर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 5 प्लस रूट 3 हो गया, या मल्टीप्लाई में हो सकता है 2 रूट 2 हो गया। इनको कैसे रूट 2 प्रूफ सॉरी इररेशनल प्रूफ करें, तो ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे रूट 2 को किया है, ऐसे ही हम रूट 3 और रूट 5 या ऐसे और नंबर्स को भी प्रूफ करेंगे। धीरे धीरे इसको एक बार आप प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो आप प्रूफ करना सीख जाओगे, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। थ्योरम्स पर आपको बहुत ध्यान देना है, जो थ्योरम्स का हम रेफरेंस ले रहे हैं वो थ्योरम्स आपको बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट आपका उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। चैप्टर अभी बाकी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।